नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग के अपहरण मामले में गांवा थाना में 5 लोगों पर मुकदमा हुआ दर्ज। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को किया बरामद, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नगर निगम की टीम ने टावर चौक के समीप से एक बोरिंग वाहन को किया जब्त, जांच पड़ताल जारी, कहा दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। सदर अस्पताल में मनाई गई हीमोफीलिया डे केयर सेंटर की पहली वर्षगांठ, बेहतर कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित, आगे और भी बेहतर करने का तैयार हुआ मसौदा। शिवरात्रि के समाप्ति के बाद सीहोडीह में आयोजित हुआ भव्य भंडारा, भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद, उत्साह से भरा रहा माहौल। और अब खबरें विस्तार से। गांवा थाना क्षेत्र के अमतरो की एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण का आरोप गांव के ही 4 युवकों पर लगाते हुए गांवा थाने में आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भुताही पुल के पास से नाबालिग को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने मामले के मुख्य अभियुक्त छोटे रजवार को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गांवा थाना क्षेत्र के अमतारो की एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण का आरोप गांव के ही 4 युवकों पर लगाते हुए गांवा थाना में आवेदन दी, जिसके बाद गांवा थाना पुलिस ने एक आरोपी के साथ किशोरी को बरामद कर लिया है। दिए गए आवेदन में महिला ने कहा कि इनकी 17 वर्षीय पुत्री अपनी छोटी बहन के साथ शौच करने गई थी। जाने के क्रम में सुनसान स्थान को देखकर अमतरो निवासी 20 वर्षीय छोटे रजवार, 40 वर्षीय मिथिलेश रजवार, 25 वर्षीय कोपिंद्र रजवार और 20 वर्षीय प्यारे रजवार अचानक आए और पुत्री का मुख दबाकर ले गए। घटना के बाद इनकी छोटी बेटी दौड़कर आई और पूरे घटना की जानकारी दी। उक्त युवकों ने पूर्व में भी पुत्री के अपहरण की धमकी दी थी। आवेदन के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग समेत छोटे रजवार को गांवा सतगांवा पथ के समीप भुताही पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया, जबकि अमतरो मुखिया पुत्र मिथिलेश रजवार समेत 3 लोग फिलहाल पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। पहले है मिथिलेश रजवार, तकर बाद है छोटे रजवार, तकर बाद है कोपिंदर रजवार, तकर बाद है पियर गया 4 लड़का हमारे 10 बजे रात हमारे दुआरी पर जाके बुध के दिन 10 बजे धक्का मुक्की करके गाड़ी दल के उतने बीच में करके तोर बेटी के हम सिंदूर दे देवो, हम ले जेबो उठा के। हम उतने पर कहली बेटा की गलती कर लीजिए, उठा के ले जे में की हो तू ना कसू तो उतने कह के। और बृहस्पति के दिन में 7 बजे सांझ हमार बच्ची 2 गो है, एक ये और 11 है छोटा से 2 बाथरूम भरैले, तो वो बच्ची अच्छी लेते रहे मुँह ढक के आ भागो लगल। माँ हलिए यहाँ वहाँ दौड़लिए, कहाँ कहाँ न पता चल रहा, और उतने बीच में हमारी बेटी ने पता लगल हजूर। इस बाबत गांवा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने कहा कि मामले में गांवा थाना में कांड संख्या 27/2021 दफा 363, 366A, 323, 504, 506/34 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर नाबालिग को बरामद कर लिया गया है और फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अमतरो पंचायत की महिला के द्वारा एक आवेदन दिया गया था थाने में, जिसमें उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण के बारे में बताया था। उस संदर्भ में हम लोगों ने FIR दर्ज करते हुए लगातार छापेमारी अभियान चलाया थाना क्षेत्र में और थाना से बाहर भी, जिसमें वो लड़की और अपहरित लड़की और उसके साथ एक लड़का जिसका नाम छोटे रजवार है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा आवेदन में 3 और लोगों का नाम था, जिसमें मिथिलेश रजवार, कोपेंद्र रजवार तथा प्यारे रजवार, ये चारों उसी गांव के रहने वाले हैं। पचम्बा थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता सबीहा अंजुम ने अपने ससुराल वालों पर इन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर सबीहा ने पचम्बा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं सबीहा के भाई मोहम्मद शाहिद ने बहन के ससुराल पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। पचम्बा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता और उसकी मां के साथ मारपीट की गई। घटना में घायल दोनों महिलाओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पचम्बा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 निवासी सबीहा अंजुम को शादी के 15 साल बीत जाने के बाद भी पति, सास व अन्य सदस्यों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है।
इसको लेकर सबीहा अंजुम ने एक लिखित आवेदन के माध्यम से पचम्बा थाना को इसकी सूचना दी है। उन्होंने बताया कि 15 साल पहले पचम्बा थाना क्षेत्र के बक्सीडीह मौजा में मोहम्मद सज्जाद आलम उर्फ छोटन के साथ इनकी शादी हुई थी, जिसके बाद 26 अगस्त 2020 को प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पचम्बा थाने में आवेदन दिया गया था। घटना को लेकर थाना ने स्थानीय मुखिया मोहम्मद मुमताज अंसारी और 20 नंबर वार्ड पार्षद रामचंद्र दास को मामला सुलझाने का जिम्मा दिया था। इन लोगों के द्वारा हो रहे जुर्म को लेकर आपसी तालमेल स्थापित कर कहा गया कि वापस इस तरह दहेज के लिए प्रताड़ित करने का काम नहीं किया जाएगा, लेकिन 5 सालों से लगातार दहेज के लिए इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। भुक्तभोगी ने कहा कि 10 मार्च को उनके नंदोसी और ननद मोहम्मद शबीर व शफीना खातून घर पहुंचे और परिवार वालों से कहा कि उन्हें जलाकर मार देना ही सही होगा। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ कहा कि पैसा देकर थाना को खरीद लेंगे, जिसके बाद गाली देकर सबीहा पर वार किया गया। भुक्तभोगी महिला ने कहा कि 12 मार्च की रात इनके पति और सास ने इन्हें जान से मारने की नियत से इनका गला दबा दिया, जिससे इनके दम घुटने लगी। साथ ही सीने और पेट पर भी हमला किया गया। शादी हुआ था 17 साल पहले आज से, तो सज्जाद आलम से। उसके बाद कुछ दिन तक हम लोग ठीक रहे, लगभग 10-12 साल तक। उसके बाद में इसका दूसरे शादी का मतलब ऐसे हो गया, बोला हम शादी करेंगे। उसके बीच में बहुत बार हमसे दहेज का भी डिमांड किया। तो एक बार हम अपना अब्बू के यहाँ से फ्रिज ला करके दिए, फिर एक बार 30,000 पैसा दिए, बोल 30,000 नहीं लेंगे, हमको और चाहिए 50,000 60,000 रुपये मांग के ला। इस पर हम अपना अब्बू को बोले। उसके बाद में कुछ दिन के बाद अब्बू मेरा रिटायर कर गए, तो जब तक था तब तक वो देते रहे। रिटायर हो गया तो फिर कहाँ से देगा। उसके बाद में हमको खूब मारपीट करता था और बोलता था बोल लाओ, नहीं तो फिर हम दूसरा शादी करेंगे। वैसे भी मेरा दूसरा शादी का सपना हो चुका है, अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। पहले तो मेरा सोहर ही मारपीट करते थे, सास मेरी गाली गलौज देते थे, सोहर भी बहुत ज़्यादा गाली गलौज देता था, गंदा गंदा गाली भी देते थे, बहुत ज़्यादा गाली। और इस मामला को लेकर शिकायत की थी थाना में? जी हाँ, शिकायत में 84 में सब जगह हुआ था। तो कल क्या हुआ था? कल रात में क्या घटना? कल रात में हम सोए हुए थे, तो अचानक से वो कहीं दावत में गए थे खाना खाने के लिए। तो वहाँ से आए और बोले कि मेरा घर के तुम हिफाजत नहीं करती है, तेरा ऊपर घर छोड़ करके जाते हैं, तो मेरा घर का हिफाजत कहन करती है, कहन छोड़ती देखती है। वही हम बोले हम तो सो गए थे, सो जाने के बाद हम कहाँ जाने। उतना में ही हम बोले और हमको पूरी तरीक़े से एकदम मारा, पूरा सब जगह दर्द हो गया है एकदम। इधर घटना को लेकर सबीहा अंजुम के भाई बक्सीडीह चैताडीह निवासी मोहम्मद शाहिद अंसारी ने मोहम्मद सज्जाद आलम और उनके परिवार वाले के खिलाफ मारपीट को लेकर भी पचम्बा थाने में आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार इनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही कुछ दिनों से सज्जाद आलम दूसरी शादी करने की धमकी भी दे रहा है। 12 तारीख की लड़ाई के बाद शाहिद अंसारी अपनी मां और अन्य सदस्यों के साथ उक्त घर घटना सुलझाने के लिए पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सज्जाद आलम और उनकी मां लाठी डंडे और रॉड से उन लोगों पर हमला कर दिया। इसके बाद सज्जाद आलम की मां को गंभीर चोट लगने से दोनों को सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था। मेरी बहन सबीहा अंजुम की शादी आज से लगभग 17 साल पहले मोहम्मद सज्जाद आलम बक्सीडीह के साथ हुआ था। शादी के कुछ ही दिनों के बाद वो हमेशा दहेज के लिए दबाव बनाता था और मारपीट करते थे। मारपीट के बाद इस एवज में कई बार पंचायत भी हुई है, जो ग्रामीणों के बीच में और 84 के बीच में। इसके एक बार थाना में भी हुआ है। थाना में बॉन्ड के बाद इसको वहाँ से विदाई किया गया था, लेकिन आज रात में फिर इसके साथ मारपीट किया गया है और गला दबाने की कोशिश किया गया है। हम लोगों को डर है इसके जान और माल। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सज्जाद। लड़की का कौन लगते हैं आप? हम भाई। पचम्बा थाना क्षेत्र के माथाडीह निवासी मोहम्मद शहजाद आलम के ससुराल वालों ने इनके व इनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की है। इस बाबत भुक्तभोगी ने बताया कि इनकी पत्नी अपने मायके जाना चाह रही थी। मना करने पर उसने अपने मायके वालों को बुलवाकर इनके साथ मारपीट करवाया। घटना को लेकर पचम्बा थाने में आवेदन दिया गया है।
पचम्बा थाना क्षेत्र के माथाडी निवासी मोहम्मद शहजाद आलम व इनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इनके ससुराल वालों ने मारपीट की है। घायल अवस्था में इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि मोहम्मद शहजाद आलम, इनकी मां जुलेखा खातून, बेटी सलीहा परवीन, नाजिया प्रवीण, रेहाना, फरहान आदि को चोट लगी है। इस बाबत मोहम्मद शहजाद आलम ने बताया कि इनकी पत्नी अपने मायके जाना चाह रही थी। मना करने पर अपने भाई को बुलाया और मारपीट करवाया। घटना को लेकर इनके तरफ से पचम्बा थाने में आवेदन दिया गया है। मोहम्मद शहजाद आलम मेरा नाम सर। क्या हुआ था? पर अचानक सा 9 बजे सुबह में आया, पूरा 50-60 आदमी लेके। मेरा ससुर और मेरा साला लोग 5 में साला है, ससुर उसके चचेरा भाई लोग सब आया सर। और घर में घुस के हम लोग को पूरा मारा है। बेटी ले जाने के लिए वो आया था। हम बोले कि 40 के बाद जाने दीजिए, बच्चा उच्चा है मेरा यहाँ पर, अभी नहीं जाने देंगे। तो बोला जब तुमको बोलते हैं तो वैसा बोलता है। उसके बाद बस मारने पीटने लगा। मेरा बच्ची को पूरा मारा है और हम लोग को भी मारा है। पूरा 5 को साला मिल के हम लोग को मारा है। शाहिद नाम है, रोहित नाम है, मोहम्मद शाहिद अंसारी, मोहम्मद तौहीद अंसारी और मोहम्मद शहजाद आलम और अब्दुल कादिर अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? ससुर मेरा मोहम्मद तैयब अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सी की माथाडी। आप लोग का कहाँ घर है? मेरा भी घर वहीं है सर, बक्सी की माथाडी। मेरा ससुराल भी वहीं है। कितने लोग घायल आप लोग? क्या सर? कितने लोग घायल हैं? 4-5 लोग घायल हैं। मेरा माँ भी घर में घायल है। क्या नाम है घायलों का? जो घायल हुए उनका क्या नाम है? सालेहा परवीन और मेरा नाजमीन परवीन बेटी है और बेटा ही। जमुआ पचम्बा मुख्य मार्ग स्थित कंदाजोर के पास मारुति वैन और बाइक की भिड़ंत में घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं। मृतक व्यक्ति की पहचान जमुआ के कुरहोबिंदो निवासी विकास साव के रूप में की गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। जमुआ पचम्बा मुख्य मार्ग स्थित कंदाजोर के निकट शुक्रवार की देर रात मारुति वैन व बाइक में भिड़ंत होने से घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम भी सदर अस्पताल में करवाया गया। मृतक व्यक्ति की पहचान जमुआ प्रखंड के कुरहोबिंदो निवासी किशोरी साव के पुत्र विकास साव के रूप में की गई है, जबकि घायलों में छोटू सिंह एवं तारा देवी शामिल हैं। सूचना के बाद जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को दुबे नर्सिंग होम लाया, जहां चिकित्सक डॉक्टर राजेश दुबे ने विकास साव को मृत घोषित कर दिया व दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें गिरिडीह रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज यहां चल रहा है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। विकास कुमार साहब कहाँ के रहने वाले थे? कुरहोबिंदो। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? जमुआ से वो कुरहोबिंदो लौट रहा था घर। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? कंदाजोर कुसैया के पास। कब हुआ था ये? करीब 6 बजे के लगभग। कौन सा गाड़ी वाला से मारा था? इको स्टार मारुति सुजुकी। गाड़ी वाला पकड़ाया? हाँ, पकड़ा। डुमरी प्रखंड के नागाबाद में कोकिल राय के घर में हुए आगलगी की सूचना पर डुमरी प्रमुख यशोदा देवी ने घटनास्थल पहुंचकर घटना की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने फोन के माध्यम से अंचल अधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी से वार्ता कर जल्द से जल्द पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने का आग्रह किया। डुमरी प्रखंड के नागाबाद में कोकिल राय के घर में पिछले दिनों आग लग गई थी। शनिवार को घटना का निरीक्षण के लिए डुमरी प्रमुख सह आजसू विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी नागाबाद पहुंचकर घटना की विस्तृत जानकारी ली। बताया गया कि घटना में घर में रखे हुए धान, चावल, पुआल, एक पाठा सहित 20,000 रुपए नगद की क्षति हुई है। इसकी जानकारी प्रमुख ने फोन के माध्यम से अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी व सारी कागजी प्रक्रिया पूर्ण कर जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिलवाने का आग्रह किया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव, सांसद प्रतिनिधि कैलाश दास, पंचायत समिति सदस्य लालजी दास, अजीत पाठक, कृष्णा पाठक, रेसो दास, पोविंद्र सिंह, ब्रह्मदेव सिंह, पिंटू दास, लाल राय, अशोक दास, दमदार राय, मिथुन राय आदि उपस्थित थे।
मतलब नागाबाद पंचायत के नागाबाद ग्राम में कल लगभग 3 बजे अचानक कोकिल राय के घर में आग लग गई और आग से इसके 50,000 के इनका क्षति हुआ है। और अभी तक हमारे अंचल से न प्रखंड से कोई पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। सूचना देने के बावजूद वे अभी नहीं पहुँचे हैं। और आज लगता है सरकार ने घोषणा करती कि हमारे तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक हमारे गांव में जो घटना घटी है नागाबाद में, अभी तक कोई कर्मचारी नहीं पहुँचे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन अभी फेल है। सूचना देने के बावजूद भी हमारे इस गांव में नहीं आ पाए हैं। और मैं सरकार से मांग करती हूं कि इस तरह की अगर रवैया रहे तो हम लोग आगे कार्रवाई करने का धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप जनता को जगाने का काम करेंगे और सरकार के विरोध में हम लोग सदन तक उतरने का काम करेंगे। कचहरी चौक स्थित एक खाली जमीन में अवैध रूप से हो रहे बोरिंग की जांच के लिए नगर निगम की टीम मुक्त स्थल पर पहुंची और बोरिंग गाड़ी को जब्त कर लिया। इस बाबत उपनगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने बताया कि बोरिंग में नियमों की अवहेलना करने के मामले को लेकर पूरी जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कचहरी चौक स्थित एक खाली जमीन में अवैध रूप से हो रहे बोरिंग की जांच के लिए शनिवार को नगर निगम की टीम पहुंची और काम रुकवाकर बोरिंग गाड़ी को जब्त कर लिया। बताया गया कि उप नगर आयुक्त रोहित सिन्हा के निर्देश पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम मौके पर पहुंचे और जब्ती कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बाबत मंजूर आलम ने बताया कि निगम क्षेत्र में कचहरी चौक के समीप एक खाली जमीन में बोरिंग किया जा रहा था। यहां जांच टीम पहुंचने के बाद जानकारी मिली कि यह एक नहीं बल्कि 4 बोरिंग किया जा रहा था। बताया गया कि नगर निगम में बोरिंग के लिए आवेदन तो दिया गया था, लेकिन इन्हें बोरिंग की अनुमति नहीं मिली थी। इसको लेकर बोरिंग गाड़ी को जब्त किया गया है। हमारे निगम कार्यालय से कुछ आगे कोई मनीषा स्वर्णकार और मनोज कुमार बर्नवाल हैं। इन्होंने अपने ज़मीन पर सामान्य बोरिंग का मशीन लगाया था और एक ही जगह पे 4 सामान्य बोरिंग कराए जाने की सूचना प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में हम उसका तकनीकी पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने तकनीकी पदाधिकारियों के माध्यम से। साथ ही डायरेक्शन दिया जाता है कि निगम में जो गाड़ी निबंधित हो उसी गाड़ी से उनको सामान्य बोरिंग का कार्रवाई करवाना है, बट उनके द्वारा इसका अवहेलना किया गया है। इसके लिए हम लोग उनको नोटिस सर्व कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा किस परिस्थिति में हमारे प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इधर नगर निगम कार्यालय में उप नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने बताया कि बोरिंग में नियमों की अवहेलना की गई है। जांच के बाद पेनाल्टी लगाकर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग करने के लिए वाहन को भी निगम से निबंधित कराना पड़ता है। अब यहाँ यह वाहन निबंधित है कि नहीं, इसकी भी जांच हो रही है।
रात में हमको लगता है 10 बजे के आसपास हमको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बोरी का काम चल रहा है, बिना अनुमति का चल रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर हम लोग ने अपने कर्मी को भेजा वहाँ जांच करने के लिए। जांच के क्रम में उनके द्वारा पर्याप्त कागज नहीं प्रस्तुत कर पाया गया क्योंकि रात अधिक थी, इसी के लिए वो परमिशन का पेपर प्रॉपर्ली नहीं प्रोड्यूस कर पाए, इसलिए तो गाड़ी को जब्त करके निगम में लगा दिया गया क्योंकि अधिक रात हो गई थी तो अंत लगाने में असुविधा थी। अभी जैसा प्राप्त हो रहा है, हमारे टाउन प्लानर है उनके द्वारा बताया गया है कि वहाँ 4 जगह बोरिंग किया जा रहा था। अब हम लोग देख रहे हैं इनका कि ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है कि नहीं है इनका है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर इनका होगा तो 25,000 रुपया इनको अलग से हम लेंगे और कागजों को अभी जांच किया जाएगा। अभी तक वो अपना पेपर को प्रोड्यूस, गाड़ी के संबंधित पेपर को प्रोड्यूस नहीं कर पाया है, तो इस चीज़ की भी जांच चल रही है। तब पूरी पेपर के जांच होने के बाद ही फाइनल अमाउंट पर हम लोग उनको फाइन इम्पोज करके छोड़ेंगे। नगर निगम सभागार में शनिवार को अर्बन प्लानर के नेतृत्व में राजस्व वसूली को लेकर विभिन्न स्थानों की बंदोबस्ती कराई गई। बंदोबस्ती में विभिन्न टेम्पो स्टैंड और हुट्टी बाजार के लिए बोली लगाई गई और 36 लाख रुपए राजस्व की वसूली की गई। नगर निगम सभागार में शनिवार को अर्बन प्लानर के नेतृत्व में राजस्व वसूली को लेकर विभिन्न स्थानों की बंदोबस्ती की गई। इस दौरान विभिन्न टेम्पो स्टैंड और हुट्टी बाजार हटिया के लिए बोली लगाई गई और 36 लाख रुपए राजस्व की वसूली की गई। बताया गया कि 1 नंबर वार्ड से 18 नंबर वार्ड तक टेम्पो स्टैंड के लिए 14,40,000 रुपए में बंदोबस्ती की गई। इसकी ऊंची बोली लगाकर सद्दाम अंसारी ने बंदोबस्ती अपने नाम कर ली। वहीं वार्ड नंबर 19 से वार्ड नंबर 36 तक के टेम्पो स्टैंड की बंदोबस्ती 7,50,200 रुपए में हुई। इसे राकेश पांडे ने अपने नाम की। वहीं हुट्टी बाजार स्थित नगर निगम हाट बाजार की बंदोबस्ती अमीर सोहेल ने 13,15,200 रुपए की ऊंची बोली लगाकर बंदोबस्ती अपने नाम की। बताया गया कि सभी बंदोबस्ती 1 वर्ष के लिए की गई है। इस बंदोबस्ती में नगर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर विशाल सुमन, रामकुमार सिन्हा, शंभू सिंह समेत अन्य कर्मचारी की मौजूदगी रही। मौके पर प्रभारी उपनगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने बताया कि इसके अलावा टेंडर, टोल टैक्स बंदोबस्ती, पार्क बंदोबस्ती समेत कई तरह का टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन किसी आवेदक के टेंडर नहीं डालने से इसे रद्द कर दिया गया। इसकी निविदा जल्द ही निकाली जाएगी। टोटल आपको 7 चीज की बंदोबस्ती के लिए निविदा निकाली गई थी। इसमें मुख्य आपको टोल टैक्स का था, कुछ पार्क थे हमारे, कुछ टेम्पो स्टैंड थे और बाजार के टेंडर थे। तो 7 में से 3 टेंडर आज फाइनल हो गया, बंदोबस्ती फाइनल हो गया, उसमें टेंडर गिरा है। एक पहला जो टेंडर आपको बंदोबस्ती हुआ है वो टेम्पो स्टैंड वार्ड नंबर 1 से लेके 18 का हुआ है। इसमें आपको 14,40,000 का पर ये फाइनल हुआ है। सदान अफ्तान करके हैं बंदोबस्त उन्होंने लिया है। दूसरा टेम्पो स्टैंड आपको है वार्ड नंबर 19 से लेकर 36 तक के लिए है। इसमें आपको बंदोबस्ती फाइनल हुआ है 7,50,000 रुपया में, 50,200 रुपया में। इसको राकेश पांडे नामक व्यक्ति ने इनको दिया है। फिर तीसरा आपको नगर निगम बजाज हुट्टी बाजार में है, वो टेंडर फाइनल हुआ है, आपको बंदोबस्ती फाइनल हुआ है 13,15,200 में। ये अमीर सोहेल करके व्यक्ति ने इनको दिया है। कितने वर्षों के लिए है सर? हाँ, कितने वर्ष, मतलब 1 साल के लिए? 1 वर्ष के लिए ये। कितने टेंडर बैठे थे सर? टेंडर में कितने लोग बैठे शामिल थे? पहला टेम्पो स्टैंड में 1 से 18 में तो 4 आदमी, सब में 3 आदमी से अधिक ही थे। मोतीलेदा में लगातार कट रहे जंगलों को लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति रामप्रसाद वर्मा ने वन विभाग के डीएफओ और गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन देकर जांच की मांग की है। इन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मोतीलेदा में लगातार कट रहे जंगलों को लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति रामप्रसाद वर्मा ने वन विभाग के डीएफओ और गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन सौंपकर जांच की मांग की है। बताया गया कि गैर मजरूआ जमीन पर लगा अक्सिया पेड़ को काटकर पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। इसी को लेकर ये गिरिडीह पहुंचे और पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी और उपायुक्त को लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में श्री वर्मा ने बताया कि बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा पंचायत अंतर्गत डगरवाटाड़ मौजा में लगभग 1 एकड़ जमीन पर लगा अक्सिया पेड़ को बिजली बथान निवासी कुछ लोगों के द्वारा लगातार काटा जा रहा है। इन्होंने उपायुक्त और वन विभाग पदाधिकारियों से अपील की है
कि जल्द से जल्द एसोल जांच कर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं रामप्रसाद वर्मा, मेरा नाम रामप्रसाद वर्मा है। मैं ग्राम केंदुआ गढ़ा का रहने वाला हूँ, थाना बेंगाबाद है। मौजा डगरवा टाण में कसिया का कुछ जंगल है लगा हुआ, जिसको गंगाधर वर्मा, प्रदीप वर्मा, हरी महतो और धनराज महतो, इन लोगों ने काट करके नष्ट कर दिया है। कितना पेड़ का नुकसान किया? करीब 50-60 पेड़ काट करके बर्बाद कर दिया है। इसकी सूचना हम वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा उपायुक्त महोदय को भी दे दिए हैं। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और ताकि वन की सुरक्षा हो सके। कब पेड़ काटा गया? आज काट लिया गया है। कैसे सूचना मिला आपको? हम लोग जाके देखे हैं, वहाँ जाके देखा गया। सदर अस्पताल में शनिवार को हीमोफीलिया डे केयर सेंटर की पहली वर्षगांठ मनाई गई। बताया गया कि डे केयर सेंटर ने 1 साल में काफी अच्छा कार्य किया है। आने वाले वक्त में इसे अपग्रेड करते हुए लोगों के लिए जन उपयोगी बनाया जाएगा। सदर अस्पताल में शनिवार को हीमोफीलिया डे केयर सेंटर की पहली वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान हीमोफीलिया से संबंधित आवश्यक जानकारी लोगों को दी गई। कार्यक्रम में हीमोफीलिया सोसाइटी के सचिव संतोष कुमार जायसवाल, अस्पताल के डीएस कालिदास मुर्मू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बताया गया कि निगम के उप मेयर प्रकाश सेठ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बताया गया कि डे केयर सेंटर ने 1 साल में काफी अच्छा कार्य किया है। यहाँ हीमोफीलिया एवं रक्त से संबंधित बीमारी का बेहतर उपचार हुआ है। बताया गया कि आने वाले वक्त में इसे अपग्रेड करते हुए लोगों के लिए जन उपयोगी बनाया जाएगा। बताया गया कि सिविल सर्जन भी इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और 70 लाख रुपए की दवा खरीदी की योजना तैयार की गई है। वहीं इस केंद्र में आधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर की स्थापना भी जल्द ही की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान साल भर में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह के सेक्रेटरी निधि वर्मा, कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार समेत कई संबंधित लोग मौजूद रहे। आज आज के दिन पिछले साल डे केयर की स्थापना हुई थी और डे केयर खुला था और आज के दिन से फैक्टर की शुरुआत हुई। हालांकि अब बीते दिन हम लोग बहुत ही कोविड पेंडेमिक में थे, काफ़ी कोविड के दर्द से भयभीत थे, फिर भी हम लोगों ने एक केंद्र खोल के दवा का वितरण शुरू कर दिया था। इसीलिए हम लोग इस दिन को याद करने के लिए एक बेहतर चिकित्सा सुविधा हेमोफीलिया का यहाँ उपलब्ध है, उसको आपस में शेयर करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए और बेहतर सुविधा डेवलप हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर फाउंडेशन डे का आज आयोजन किए थे, जिसमें आपके मेयर प्रकाश सेठ जी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट दास जी और यहाँ के जो चिकित्सक देव जी हैं, सिस्टर्स और सारे पेशेंट्स मौजूद हैं और कुछ लोगों को प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट भी चल रहा है। क्योंकि झारखंड में, पूरे झारखंड में शनिवार और बुधवार ये 2 दिन प्रोफिलैक्सिस डे के तहत हम लोग रखे हैं कि एक ही दिन सब जगह पर प्रोफिलैक्सिस उपचार मिलेगा। और गिरिडीह जो डे केयर है झारखंड के बेहतरीन डे केयर्स में से एक है। रांची, गिरिडीह और जमशेदपुर एक ऐसा डे केयर है जहाँ पे सारे बच्चे को प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि अन्य बहुत कम जगह पर ये प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट बच्चों को दिया जाता है। अभी राज्य सरकार 70 लाख रुपया फिर से दे रही है ताकि बच्चों को हमेशा दवा मिलता रहे, कोई व्यवधान नहीं हो। कुछ कमी अगर है तो उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी की व्यवस्था शुरू करने की प्रयास है। धनबाद के CMRI ग्राउंड में धनबाद एडवोकेट टीम और गिरिडीह एडवोकेट टीम के बीच आयोजित 2020 क्रिकेट मैच में गिरिडीह एडवोकेट की टीम विजयी रही। धनबाद से क्रिकेट मैच जीतकर आई वकीलों की टीम का स्वागत गिरिडीह कोर्ट परिसर में अधिवक्ता संघ के द्वारा धूमधाम से किया गया। धनबाद से क्रिकेट मैच जीतकर आई वकीलों की टीम का स्वागत गिरिडीह कोर्ट परिसर में अधिवक्ता संघ के द्वारा किया गया।
असल में धनबाद के CMRI ग्राउंड में धनबाद एडवोकेट टीम एवं गिरिडीह एडवोकेट टीम के बीच एक 2020 क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच में गिरिडीह एडवोकेट टीम विजयी रही। बताया गया कि वर्षा से बाधित मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए धनबाद एडवोकेट टीम ने निर्धारित 15 ओवर में 7 विकेट पर 114 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी गिरिडीह एडवोकेट टीम ने 13.3 ओवर में ही 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर मैच आसानी से जीत लिया। गिरिडीह एडवोकेट टीम की ओर से अधिवक्ता सूरज नयन, राजू पांडे, जयंत सिन्हा, दीपक सिन्हा, अमित सिन्हा, शाहरुख मिर्जा, मोहम्मद सलमान, गौतम सिंह, रितेश पांडे, रंजीव कुमार, बसंत कुमार मैच में शामिल हुए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार नाबाद 70 रन बनाने वाले गिरिडीह के अधिवक्ता मोहम्मद सलमान को मिला। इधर गिरिडीह अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने इस जीत के लिए गिरिडीह अधिवक्ता क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई दी है। टीम के बीच में बहुत जबरदस्त फ्रेंडशिप मुकाबला हुआ और इस बारिश के भी मौसम में जितना सफल आयोजन धनबाद बार के द्वारा किया गया वो तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट था। हम लोग तो सोचे कि मैच नहीं होगा, जैसा आए वैसे जैसे लैंडिंग की यहाँ पे देखे बारिश हो रहा है, लेकिन फिर भी जज्बा देखे यहाँ के अधिवक्ताओं का, उस जज्बे की वजह से इंद्र देवता को भी हारना पड़ा और अभी देखिए आसमान में धूप निकल आया है। और अपने युवा साथियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत जज्बे से खेले और हार जीत होती रहती है। आज धनबाद के CMRI प्ले ग्राउंड में एडवोकेट 11 गिरिडीह वर्सेस धनबाद 11 गिरिडीह के बीच में एक 2020 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। यह आयोजन धनबाद बार एसोसिएशन की तरफ से किया गया था और इस मैच में गिरिडीह बार एसोसिएशन की टीम 5 विकेट से जीती। और मैच का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पहले टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया गिरिडीह बार एसोसिएशन की टीम ने और धनबाद बार 15 ओवर का मैच था। 15 ओवर में उन लोग 115 रन बनाए। तो लंच टाइम हो गया है, 115 का लक्ष्य मिला। तो गाना जहाँ रुका था वो कंप्लीट करके हम लोग लंच खाने जाएंगे। 5 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर में ही मैच को तूफानी तरीके से जीत ली है और इसके लिए मैं अपने टीम के युवा सभी साथियों का और लंच हॉल में हो रहा है, तो आप लोग जो भी लोग हॉल पे चल के लंच कर रहे हैं। और मैच को खेला और शानदार तरीके से धनबाद को उसकी सरजमीन पर परास्त किया। और आज के मैच के जो हमारे मुख्य खिलाड़ी हैं वो सलमान जी हैं, जिन्होंने तूफानी 80 रनों का योगदान दिया जिसमें 8 छक्के। महाशिवरात्रि पर्व के संपन्न होने के बाद सीओडी के पटेल नगर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में काफी संख्या में शिव भक्तों ने हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। सीओडी के पटेल नगर में शनिवार को महाशिवरात्रि पर्व के संपन्न होने के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारा में सैकड़ों की संख्या में भक्तजनों ने खिचड़ी के रूप में भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान काफी संख्या में शिव भक्तों ने इस भंडारे में हिस्सा लिया। इस बाबत पटेल नगर के रहने वाले प्रदीप दाराद और कौशल सिन्हा ने कहा कि बाबा पूर्ण कामेश्वर नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व संपन्न होने के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ सैकड़ों लोगों ने बाबा के प्रसाद स्वरूप खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे को सफल बनाने में अशोक यादव, मृत्युंजय सिंह, मुन्ना कुमार समेत पटेल नगर के दर्जनों लोग जुटे हुए थे। पटेल नगर स्थित पूर्ण कामेश्वर मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा भोलेनाथ का बाराती निकाला गया। यहाँ से यह बाराती निकल करके सिरसिया स्थित होटल सेलिब्रेशन में गया, जहाँ पर बारातियों का भव्य स्वागत किया गया। पुनः वहाँ से आके यहाँ रात्रि में 12 बजे यहाँ पर शिव विवाह हुआ। आज भंडारे का आयोजन किया गया है। हम लोग भंडारे में सभी नगरवासी और अपने अगल बगल के जितने भी अवस्थित गांव हैं सबों को आमंत्रण किए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस उपलक्ष्य में जितने लोग हों अधिक से अधिक संख्या में आकर प्रसाद ग्रहण करें। इस अवसर पर सबों का सहयोग अपेक्षित है और मिल भी रहा है। आगे और भी कामना है कि भोले बाबा के आशीर्वाद से यह क्षेत्र भी फले फूले, हम लोग इस क्षेत्र से और अच्छा विकास किया जाए। आगे इस मंदिर प्रांगण में माँ दुर्गा की प्रतिमा का स्थापना के लिए भी प्रयासरत है। बहुत जल्दी ही उन मंदिर निर्माण में कार्य शुरू किया जाए। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
नाबालिग के अपहरण मामले में गांवा थाना में 5 लोगों पर मुकदमा हुआ दर्ज। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को किया बरामद, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नगर निगम की टीम ने टावर चौक के समीप से एक बोरिंग वाहन को किया जब्त। जांच पड़ताल जारी, कहा दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। सदर अस्पताल में मनाई गई हीमोफीलिया डे केयर सेंटर की पहली वर्षगांठ। बेहतर कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। आगे और भी बेहतर करने का तैयार हुआ मसौदा। शिवरात्रि के समाप्ति के बाद सीहोर में आयोजित हुआ भव्य भंडारा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद। उत्साह से भरा रहा माहौल। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।